मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखें एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये उसका पार्ट 3 है। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब क्या मतलब महिलाओं के लिए भी कुछ रेवोल्यूशन हुए हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। ये एक पेंटिंग दी हुई है 5 अक्टूबर 1789 की। इस टाइम पे वुमेन वर्सिली की तरफ जा रही थी और राजा को अपने साथ ल- अपने साथ लेकर आएंगी, इस उद्देश्य से ये लोग निकली थी। मतलब शुरू से ही महिलाएं जो हैं, मतलब महिलाएं भी जो फ्रेंच की सोसाइटी है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखा रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि खाली पुरुष ही पुरुष ही काम कर रहे थे, पुरुष ही इसमें सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, महिलाएं भी थी। और महिलाओं को ये आशा थी कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है, आने वाली जो जो भी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनेगी, वो बाकी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करेगी, जो अब अभी की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगी। जो ज़्यादातर महिलाएं हैं थर्ड ई स्टेट की जो महिलाएं हैं उस कैटेगरी की, वो ज़्यादातर मतलब वो भी काम किया करती थी क्योंकि घर की आमदनी बहुत कम होती थी उनकी। वो लॉन्ड्री करती थी, फूल बेचती थी, फ्लावर वगैरह बेचती थी, और बड़े बड़े जो घर हैं उनके घर में कुछ काम काज किया करती थी उनकी हेल्प कराने के लिए। उससे उनकी आमदनी होती थी, जो थर्ड ई स्टेट कैटेगरी की महिलाएं हैं। और ज़्यादातर महिलाओं को एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई वो लोग। और जो केवल नोबल फैमिली की डॉटर हैं, और जो मतलब जो खाली रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं जो महिलाएं, बस खाली वो ही कॉन्वेंट स्कूल में जा पाती थी, और उसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती थी। जो वर्किंग वूमेन है वो अपनी मतलब फैमिली का ध्यान रखती थी, खाना बनाती थी, पानी लाने जाती थी, ब्रेड के लिए लाइन में लगती थी। लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। लुक आफ्टर ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि देख रेख करना, किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर द चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों की देख रेख करती थी। और इनकी इनकी जो तनख्वाह है, जो भी वेजेस है इनका, पुरुष की तुलना में कम होता था महिलाओं का। महिलाओं ने अपने ही हितों के लिए, मतलब महिलाओं ने मतलब बाकी की महिलाओं के हित के लिए, सारी महिलाओं के लिए, उनके लिए पॉलिटिकल क्लब भी चलाए और न्यूज़पेपर भी निकाले। और उस टाइम पर लगभग 60 वुमेंस क्लब सामने आए थे फ्रेंच के शहरों में, जिसमें से महिलाओं का सबसे फेमस जो ग्रुप था, मतलब क्लब था, द सोसाइटी ऑफ फ्रेंच एंड रिपब्लिक वुमेन। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था ये क्लब महिलाओं का। इस क्लब की जो मेन डिमांड थी, मतलब सबसे ज़्यादा इनकी चाहत थी कि हमें पॉलिटिक्स में समान अधिकार मिलें जो पुरुष को मिलते हैं, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलें। महिलाएं इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थीं। जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को पैसिव सिटीज़न की कैटेगरी में रखा रखा गया था। पैसिव सिटीज़न मतलब होता है निष्क्रिय सिटीज़न। तो इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंट थी। उन्होंने मांग करी कि हमें वोट देने का अधिकार हो, असेंबली का मेंबर बनने का अधिकार हो, और कोई पॉलिटिकल जो पद होता है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि मतलब पूरे मतलब सामान्यता है, मतलब पुरुष और महिलाएं सामान्य हैं। जब स्टार्ट में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने कुछ लॉ लाए थे, जो जिसमें महिलाओं की जीवन को बेहतर करने के कुछ लॉ लाए थे। उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया, जो स्कूल खोले थे उसमें कंपलसरी कर दिया कि सारी महिलाएं स्कूल जा सकती हैं, सारी मतलब जो बच्चियां हैं वो स्कूल जा सकती हैं। और अब उनके जो फादर हैं वो फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए, नहीं भैया तुम्हें इसी घर में शादी करनी है, इसी व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो उनकी इच्छा के बिना, मतलब अगर लड़की नहीं शादी करना चाह रही तो वो नहीं कर सकती, इतने उसके पास राइट्स थे। अब जो शादी होती थी वो ऐसी नहीं डायरेक्ट शादी करती, वो अंडर द सिविल लॉ, मतलब एक कानून के तहत होती थी, रजिस्टर शादी होती थी। और इसी के साथ साथ डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, जिसके लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। और अब महिलाएं भी अपना कुछ ना कुछ जॉब कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, किसी भी फील्ड में, या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहें तो अब वो बिज़नेस भी कर सकती थी।
महिलाओं को फिर से मतलब काफ़ी टाइम तक पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब जो राजनीति में पुरुष के जो अधिकार थे वो महिलाओं को लेने के लिए भी उसके लिए कई समय तक संघर्ष करना पड़ा था। और जब आतंक का मतलब जब वो आतंक का माहौल था जब न्यू गवर्नमेंट आई थी जो 1791 में 92 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसे आतंक का माहौल कहा जाता था। तो उस टाइम पर जो महिलाओं के क्लब हैं ये कानून लाया गया कि महिलाओं के क्लब को बंद कर दिया जाए और उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बैन लगा दिया गया। और कई सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन जो फेमस वुमेन उनको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। महिलाओं का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहा कि भैया हमें भी वोट देने का अधिकार रहे और जो सैलरी है वो हमें पुरुष के समान मिलनी चाहिए। और ये लगभग चलता रहा ऐसा 200 साल तक पूरी दुनिया में। और जो लड़ाई है मतलब वोट के लिए और अ, ये इंटरनेशनली ये मूवमेंट चलने लगा लेट 19 सेंचुरी में और अर्ली अर्ली 20 सेंचुरी में। और महिलाओं की जो एक्टिविटी है उसको मतलब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के टाइम पे उन एक्टिविटीज़ को उन राजनीतिक मुद्दों को ज़िंदा रखने की कोशिश की गई। और महिलाओं ने फाइनली 1946 में उन्हें वोट का अधिकार मिल मिल गया था महिलाओं को। एबॉलिश ऑफ स्लेवरी जो दास प्रथा है उसको कैसे ख़त्म किया गया था। जोकोबिन गवर्नमेंट के समय पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मतलब इस पर भी काम किया गया कि फ्रेंच से मतलब फ्रेंच कॉलोनी से फ्रांस से हमें स्लेवरी को हटाना है। और जो कॉलोनी है मतलब ये जो कॉलोनी दी गई हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर थी जैसे तंबाकू की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफ़ी की। लेकिन यहाँ से किसी लेबर का बाहर जाने का मतलब होता था कि यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रायंगल का रूप ले लिया था यूरोप, अफ्रीका और यूएसए में, जहाँ पर ये लेबरों को खरीदा बेचा जाता था। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जो स्लेव ट्रेड की मतलब जो लेबरों को खरीदना बेचना जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी में। फ्रांस का एक मर्चेंट है जो बॉर्डेक्स और नांटे जाता था। एक अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ पर लोकल चीफ से जो लोकल सरदार होता है, जो हेड होता है, मालिक होता है, उनसे ख़रीदता था। और फिर शिप में बंद कर शिप में लाकर 3 महीने की यात्रा के बाद वो जो वहाँ के प्लांटेशन के जो मालिक हैं, जो फैक्ट्री के चाहे किसी की भी फैक्ट्री हो, चाहे कॉटन की हो, तंबाकू की हो, उन फैक्ट्री के मालिकों को बेच देता था। और इन्हीं स्लेव्स की दम पे मतलब जो यूरोप में शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की डिमांड काफ़ी बड़ी थी। मतलब इतना काम करवाया जाता था। और जो सिटी है जो अफ्रीका की जो सिटी है बॉर्डेक्स जो अपने कोस्टल एरिया हैं और नांटे मतलब ये भी काफ़ी इनका जो स्लेव का ट्रेड करके ये भी काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए थे। 18 सेंचुरी के टाइम पे ये जो स्लेवरी है मतलब जो दास प्रथा है इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। और नेशनल असेंबली में इसके लिए काफ़ी लंबी बहस भी चली कि जो भैया फ्रेंच की जो जनता है और जो बाहर के जो लोग बाग हैं मतलब बाहर से जो काम करने आते हैं गुलाम हैं, क्या उनको बराबर राइट्स मिलने चाहिए या नहीं। इस पर लंबी बहस भी चली। मतलब अफ्रीकी कोई गुलाम है और कोई फ्रांस में ले जाकर उसको बेच दिया गया है, क्या उसको भी बराबरी के राइट्स मिलेंगे जो फ्रांस के हर व्यक्ति के पास हैं। तो इस पर काफ़ी बहस चली। बट इसको इस डर के मारे लागू नहीं किया गया कि जो भैया बिजनेसमैन है जो इसी का काम करते हैं मतलब गुलामों को ख़रीदना बेचना काम करते हैं वो लोग ज़्यादा इसका अपोज करेंगे। तो इसको उसमें असेंबली में पास ही नहीं किया गया। लेकिन लास्ट में ये हुआ 1794 में जो दास प्रथा है उसको लगभग लगभग ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये जो ख़त्म करा था दास प्रथा को ये लंबे समय तक
नहीं चला। 10 साल के बाद नेपोलियन ने वापस जो दास प्रथा है इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दी कि भैया आप कर सकते हो दास प्रथा, अ, मतलब ला खरीदना बेचने का काम कर सकते हो। और ये दोबारा से स्टार्ट हो गया कि मतलब जो प्लांटेशन है, जो प्लांटेशन ओनर हैं वो खरीदते थे अफ्रीकन निग्रोस को अपने इकोनॉमिक, मतलब अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। और फाइनली ये हुआ कि 1848 में ये जो दास प्रथा है लगभग फ्रांस से पूरी अबॉलिश्ड हो गई, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पर ये डायग्राम है, इस पे कि भैया कैसे ये मतलब एक महिला है फ्रांस की जो इनको कपड़े दे रही है इनको सभ्य बनाने के लिए। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे, मतलब क्या पॉलिटिक्स जो है वो कपड़े पहनने का तरीका, उनकी भाषा और उनकी जो बुक्स पढ़ते हैं क्या उसको चेंज कर सकती है। लेकिन 1789 में फ्रांस में ऐसे कई सारे चेंजेस आए, पुरुष में, महिलाओं में और बच्चों में। जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो बनी थी 1789 में, उसने ऐसे पास करे थे, ऐसे सिस्टम लाने की कोशिश की थी जैसे आम लोग बाग मतलब डेली की जो ज़िंदगी, रोज़ाना की ज़िंदगी, उसमें कुछ चेंजेस आए। 1789 में एक नया लॉ लाए थे जिसमें अबॉलिश ऑफ सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप को उसमें ख़त्म कर दिया था। सेंसरशिप क्या होता है कि जो भी बुक्स होती हैं, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, प्लेस होते हैं, उन्हें पहले मतलब कोई कोई बुक है अगर उसको पब्लिकली उसको पब्लिश करना है तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती थी राजा से कि भैया ये वाली बुक है, हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं, या न्यूज़पेपर है हम बांटना चाहते हैं। जब वो राजा परमिट करता था, परमिशन दे देता कि हाँ भैया ठीक है इसे पब्लिकली कर दो, तब जाके उसको मिलता था। तो इस सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया था। अब इसका मतलब ये था कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई थी, मतलब जो मीडिया के पास है अब फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई थी। अब वो किसी प्रकार का बाध्य नहीं रहे थे, राजा पर डिपेंड नहीं रहे थे। जैसे न्यूज़पेपर है, पेम्पलेट है, बुक्स है, अब ये छपने लगी थी और गांव-गांव मतलब हर जगह बहुत रैपिडली फिर इन्होंने ग्रोथ करी पूरे शहर में, पूरे गांव में, मतलब पूरे राज्य में बहुत ही स्पीड में फिर फैलने लगी इनकी खबरें। और इन न्यूज़पेपर में, इन पेम्पलेट्स में डिस्कस होता था फ्रांस में जो बदलाव आ रहे हैं, जो इवेंट आ रहे हैं, उसमें इसके बारे में ज़िक्र किया जाता था कि फ्रांस में क्या-क्या बदलाव आए हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है या किसी पॉइंट पर वो आर्गुमेंट करना चाहता है, तो उसके बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है कि यार हम इस ये जो पॉलिसी लाए हो इससे हम इसके अगेंस्ट हैं इस पॉलिसी के। तो अपने मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब होता है आप अपोजिट, सरकार के अपोजिट भी बोल सकते हो। अब क्या होने लगा, प्ले होने लगे, सॉन्ग्स होने लगे, फेस्टिवल होने लगे, कई सारे लोग जुड़ने जुड़ने लगे थे। तो इसका मतलब ये था कि पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं बस वही जान पाते थे। अब जो प्ले होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, प्ले के थ्रू भी कई ऐसे ऐसे लोगों को भी रूल्स रेगुलेशन, नई नई बातें पता चल पाती थी जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या रहा? 1804 में नेपोलियन ने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। और फिर उसने पड़ोसी देश हैं फ्रांस के, जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर उसने अटैक करना चाहा, उन उन बाकी के पड़ोसी देशों पर कब्ज़ा करना चाहा। और नेपोलियन ने उस राजगद्दी पे अपनी फैमिली मेंबर को बिठाल दिया था। नेपोलियन जो है यूरोप का मतलब ऐसा मानता था कि मैं मॉडर्नाइज़र हूँ, मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, आधुनिक युग का एक प्रकार का आने वाला, मतलब आधुनिक युग शुरू करने वाला व्यक्ति। उसने ऐसे कई कानून लाया जैसे कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो जिसकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्शन देना। और जो वेट सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर डेसिमल सिस्टम को भी लागू करा। शुरू शुरू में लोग बागों को ऐसा लगता था कि नेपोलियन ही है जो हमें आज़ादी दिलवा सकता है, बट बाद में नेपोलियन को ही उसे एक आक्रमणकारी नज़रों से देखा जाने लगा। और लास्ट में 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई, और जो लिबर्टी है और जो मॉडर्नाइजेशन है यूरोप का, वो नेपोलियन की डेथ के बाद आया। ये एक फ़ोटो दी हुई है नेपोलियन की, चित्र बनाया गया हुआ है। फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सबसे मेन मोटो था वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, मतलब सीधी सीधी बात, आज़ादी। और इसका जो इम्पैक्ट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसका इम्पैक्ट है यूरोप के बाकी देशों में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। और जो फ्यूडल सिस्टम है, जो मतलब कुछ लोगों को जो एक प्रकार के विशेष अधिकार थे, उसको ख़त्म कर दिया ख़त्म कर दिया गया था। मतलब इंडिया में होता है ना, जैसे कि पहले 200 साल पहले कुछ ब्राह्मणों को कुछ पर्टिकुलर कुछ राइट्स थे, वो ही कर सकते थे। वैसे ही था फ्रांस में, जो पादरी लोग थे वो सिर्फ उनके पास कुछ राइट्स थे, तो अब उसको एबॉलिश कर दिया गया था। और जो बाउंडेज है, जो मतलब अब हर प्रकार का आज़ादी है फ्रांस के लोगों को। फ्रांस की जो आम जनता है, एक अभी ये सोवियन नेशन बन चुका था। और इंडिया के जो टीपू सुल्तान है और राजा राम मोहन रॉय हैं, ये दो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने इंडिया के लिए भी कुछ करा। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।